If a partner has given any loan to the firm, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, his loan will be paid off after all outside liabilities, ठीक है, and are paid in full. So loan by partner account will be prepared separately, ठीक है, इसीलिए हम उसको सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है जी। सिंपल एक एंट्री में हम उसको कैश या बैंक जिससे भी पेमेंट करेंगे दे के खत्म करेंगे। चले, अब ये दो अकाउंट साइमल्टेनियसली चलते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, लास्ट क्लास में हमने क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन देखा था ना, उसमें गेन हो या लॉस जो भी आ रहा था, रियलाइजेशन कॉमा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब हमारे रिजर्व्स या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा टू द कैपिटल अकाउंट, जो भी कैपिटल अकाउंट में हमें डालना होता है बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। सारा ट्रांसफर करने के बाद टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड in following manner. First case, when a partner is required to bring in cash to clear of his debit balance, then entry हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When a partner is paid the credit balance of his account, पार्टनर को हमने उसके क्रेडिट बैलेंस का पैसा पे कर दिया। ऊपर डेबिट था जब हमने पार्टनर से कैश मंगाया था, ठीक है, यहाँ क्रेडिट है जब उसको हमें पे करना है तो हम पे करके कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी दे रहा हूं, इसके नरेशन में लिख देता हूं, रिक्वायर्ड कैश बॉट इन बाय पार्टनर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्सेस कैश पेड टू पार्टनर। दोनों केस एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली जैसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू बैलेंस बीडी करते थे जनरली हम लोग। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि पार्टनर्स कैपिटल का इतना बैलेंस हमें बचा है, तो उसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस उसका बचा है, तो उस केस में हम यहां पे टू कैश करेंगे, सीधा पे करके खत्म करेंगे। और डेबिट बैलेंस का मतलब यह है कि उसका जो नेगेटिव बैलेंस बचा है, यानी हमें पार्टनर्स से पैसा लेना है अभी, तो अगर ऐसा केस है जब हमें पार्टनर से पैसा लेना है तो हम लेके खत्म करेंगे, क्योंकि अब डिसॉल्व हो रही है फर्म, डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन का है, तो किसी का लेना देना अब हमें छोड़ना नहीं है, जिससे लेना है लेके, जिसको पे करना है पे करके पूरी फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने फिर बताया ये दो अकाउंट साथ चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक, ठीक है, दोनों साथ ही क्लोज होते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे उससे समझ आएगा आपको, ठीक है। एक लास्ट लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे कैश और बैंक अकाउंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं इसलिए। कुछ चीजें हैं, देखो जनरली अभी मैंने आपको बताया जब हमने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था तब भी हमने ये बात की थी, कैश या बैंक का बैलेंस हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। इफ इन केस बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट भी दे रखा हो और कैश भी दे रखा हो, तो क्या हम दोनों बनाएंगे? ऐसा नहीं होता, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, पर कैसे ट्रीट करेंगे इंटरचेंजेबली वो समझते हैं। पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल रिसीट्स, जो भी रिसीट्स आएंगी या पेमेंट्स होंगी, ऑल रिसीट्स, जैसे हम एसेट को रियलाइज कराते हो तो रिसीट्स होती है, आर एंटर्ड टू द डेबिट साइड, ये सब हमें पता है ऑलरेडी, मैं फिर भी लिख रहा हूं, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है, ये हमें पता है, फिर भी हमने लिखा, बट इसका सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे दिस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड क्लोज्ड, प्रिपेयर भी होगा और क्लोज भी होगा लास्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल लास्ट में, इस पॉइंट को याद रखना, लास्ट ऑफ ऑल, अंडरलाइन भी कर देता हूं, एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल, ये ऑब्वियसली सबको पता है, इक्वल होनी चाहिए ऑब्वियसली। जब आप पेमेंट्स करोगे ना, देखो डिसोल्यूशन खत्म कब होगा? जब मैंने बोला अभी कैश अकाउंट बनेगा, और कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच होगा जब आपने सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट डाल दी, और दोनों साइड का ऑटोमेटिकली बैलेंस इक्वल आएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस में कहीं गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये आपको मैंने वेरिफिकेशन स्टेप दे दिया, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वेरिफिकेशन स्टेप फॉर डिसोल्यूशन, सीधी सी बात है। लास्ट स्टेप है, कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, सारी रिसीट सारी पेमेंट और उसका ओपनिंग बैलेंस जब आप पोस्ट कर दोगे तो, ठीक है, इसलिए लास्ट में बन रहा है, ठीक है। इन दिस वे दिस अकाउंट also helps in verification of the arithmetical accuracy of the accounts। सारे अकाउंट सही बने हैं
ये अकाउंट आपको वेरीफाई करा के देगा, यानी आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक है अगर ये अकाउंट वेरीफाई हो गया तो, ठीक है। एंड लास्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे एक, बस खत्म। इसके बाद नोट कह रहा है इफ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन बैलेंस शीट, दोनों दे रखे हो बैलेंस शीट में, कोमा ओनली वन अकाउंट आइदर कैश और बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कोई भी एक अकाउंट आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, पर सर दूसरे का क्या करेंगे? देखो मान लो आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो बैंक रह गया, तो बैंक का मतलब है जो बैंक में पैसा रखा है ना आपका, एक एंट्री पास करके उसको विड्रॉ कर लो, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर रही है दोनों केस में कि हमने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो वो बैंक से विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट में ऑलरेडी शो हो जाएगा। अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो हम फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एक कॉन्ट्रा पास करेंगे तो फिर बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी एक अकाउंट बना लो अपनी मर्जी से, नीचे नोट डाल देना दैट आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट एंड विड्रॉइंग, जो भी है हमारा केस है, विड्रॉइंग द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बैंक इनटू कैश या कन्वर्टिंग इनटू कैश, ठीक है, कॉन्ट्रा पास हो जाएगी। हाँ जी, कह रहे इफ कैश अकाउंट इज प्रिपेयर एंड एंट्री इज पास फॉर विड्रॉइंग द बैंक बैलेंस, ठीक है कि हमने बैंक से विड्रॉ कर लिया, एंड इफ बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कैश बैलेंस इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस इसका मतलब सिंपल है, कोई भी एक अकाउंट बना देना, दूसरे के लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास करके गेम ओवर कर देना, बस, ठीक है। और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आप बना रहे हो वो लास्ट में बनेगा और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड मैच हो गई, इसका मतलब आपके सारे अकाउंट सॉर्टेड है, ठीक है। करें क्वेश्चन से समझते हैं। दो पार्टनर्स हैं जिसका रेशियो में गिवन है 3:2, बैलेंस शीट गिवन है, कैश दे रखा है, कैश एट बैंक, इसका मतलब हमें कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है? बैंक अकाउंट, यहां हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। डेटर्स लेस प्रोविजन, मैंने आपको बताया था डेटर्स कौन सी वैल्यू पे जाएंगे, नेट वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू पे, रियलाइजेशन में ग्रॉस वैल्यू पे। और प्रोविजन का क्या करते हैं, हमारा स्टेप नंबर 3 होता है, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन में चली जाती है। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स, ठीक है। तो इसमें से हमें सिर्फ कैपिटल को रियलाइजेशन में नहीं डालना और कैश एट बैंक को नहीं डालना, बाकी सारी बैलेंस शीट के आइटम्स कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन में चले जाएंगे। अब कुछ बात लिखी है नीचे प्यारी प्यारी, कह रहा पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन अबव डेट, एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। स्टॉक की वैल्यू कितनी रियलाइज हुई, 45,000, ये बैंक में आ जाएगा हमारे पास बाय बैंक। मशीनरी की बात करिए उसने 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो 40,000 पे 20% लेस करेंगे तो 32,000 रियलाइज हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, इसका मतलब 1,50,000 रियलाइज हो जाएगा। और डेटर्स 35,000 पे, क्रेडिटर्स ने 5% लेस एक्सेप्ट कर लिया है और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 है। आइए जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहली एंट्री, जैसे हमने आपको रियलाइजेशन बनाना सिखाया था तो उसमें सबसे पहले हमने बताया था कि क्या करना है, सारे एसेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, तो यहां पे भी एंट्री वही हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सारे इंडिविजुअल एसेट्स के नाम आएंगे, डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट एंड टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू आएगी और सारे एसेट बुक वैल्यू पे आएंगे, एट बुक वैल्यू में यहां बड़ा बड़ा लिख देता हूं, सारी लाइबिलिटी भी और सारे एसेट्स भी फर्स्ट एंट्री के लिए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उनको रियलाइजेशन में डाला है ना। 54,800, मशीनरी 40,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, टोटल 2,54,800। सेकेंड एंट्री में लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये भी बुक वैल्यू पे रहेंगे। बेटा क्यों होगा, अभी तो बार बार ही तो हम यही बात कर रहे हैं कि ग्रोस वैल्यू पे लेंगे, ग्रोस वैल्यू पे लेंगे, तो फिर लेस क्यों करेंगे? ग्रोस वैल्यू का मतलब है प्रोविजन, क्योंकि हम अलग से एंट्री में डाल रहे हैं ना, प्रोविजन को क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में डालते हैं इसलिए। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल नेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट क्या है, अमाउंट है क्रेडिटर्स का 20,000 एंड प्रोविजन है 1,200 की, तो एंट्री कितने से हो जाएगी, 1,800 की। बेटा थर्ड एंट्री में रियलाइज करा लेते हैं बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,62,000। आप इसको वर्किंग नोट से भी लिख सकते हो और यहां पे अलग से कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। स्टॉक 45,000, डेटर्स 35,000, मशीन 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, 1,50,000 यहां से आया, ठीक है। फोर्थ एंट्री में लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं, हमारी लाइबिलिटी एक ही है क्रेडिटर्स, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। बेटा उसने बोला था वो एक्सेप्ट कर रहा है 5% लेस अमाउंट, तो 19,000। इसके बाद एक एंट्री और करते हैं अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस की, तो क्या होगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना था मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस, 1,200 का। अभी दो एंट्रीज और होनी है, पर वो अभी मैं नहीं कर रहा, वो मेरे अकाउंट्स बनाने के बाद करूंगा। रियलाइजेशन का गेन
और पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर। चलिए आइए 2 एंट्री का स्पेस छोड़ के अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो आपने एंट्री में किया है वो यहां लिख देंगे बस। देखो सबसे पहला स्टेप, मैंने आपको रियलाइजेशन के 10 स्टेप दिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, टू एसेट्स, ठीक है, और एसेट में कौन कौन से हैं, जो है नाम है सारे नाम लिख दो। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। जिस वैल्यू पे थे बुक वैल्यू पे वो लिख देंगे 40,000, 54,800, 40,000 एंड 1,20,000। उसके बाद लाइबिलिटी में हमारे पास था क्रेडिटर्स एंड प्रोविजंस थी एक, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले 3 स्टेप हो गए हमारे यहाँ पे। ये हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स हो गए जो हमने रियलाइजेशन के लिए थे। 4th स्टेप था हमारा पैसा रियलाइज कराना फ्रॉम एसेट्स, तो बाय बैंक 2,62,000 हमने रियलाइज कराया। हमने वर्किंग नोट में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद 5th स्टेप था लाइबिलिटी को पे करना टू बैंक। क्रेडिटर ही था मेरा एक लाइबिलिटी, 19,000 मैंने उसको पे कर दिया है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक। क्रेडिटर्स को 5% लेस पे करके खत्म किया है ना बेटा, अलग अलग दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे हम लाइबिलिटी के लिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए दिखाते हैं। अरे बता तो दिया यार कि क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेगी, लाइबिलिटी को पे नहीं करेगी। 5% लेस उसने साफ साफ बोला है, भैया मेरे को 5% कम दे दो। ये देखो क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, ठीक है। बस इसके अलावा तो कोई और आइटम था ही नहीं। तो हमारा गेन या लॉस क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। इधर आ रहा है 282, 283, 800। तो टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर कहां करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है गेन, 8800 का आ रहा है, ठीक है। इसको 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 5280 एंड 3520। अब इसकी एंट्री भी हमें पास करनी पड़ेगी, याद रखेंगे। अभी एंट्री पास करेंगे इसके लिए, अभी एंट्री पास नहीं करी है इसकी। यस करिए आगे बच्चे। अब ये दोनों अकाउंट साथ बनाएंगे हम, आप देखेंगे मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। अब देखना बस, अब 2 मिनट लिखना छोड़ दो। ये दोनों अकाउंट हमेशा साथ बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे नॉर्मली आप अभी तक बनाते आए हो, जितने पार्टनर्स है उतने पार्टीशन, 2 4 5 जितना मैंने बनाया बस, एंड साथ में बैंक अकाउंट। दोनों को साथ क्लोज करके दिखाऊंगा आपको। ओपनिंग बैलेंस तो हमें पता ही थे कितने, बाय बैलेंस बीडी कितना था बच्चा, 1,50,000 और 90 था। देखो मैंने क्या बोला था, अभी आपको मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनवाया, यहाँ पे दिखाया, आज जब हमने क्लास की स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको यहाँ साफ साफ लिखवाया था कि सबसे पहले आप उसके ओपनिंग बैलेंस और सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स ट्रांसफर कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है और रियलाइजेशन का गेन है, इसके अलावा कोई रिजर्व नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। और हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन से पैसा आया कितना है, गेन था, क्योंकि कितना था 5280 एंड 3520, बस यही था, इसके अलावा तो और कोई आइटम था ही नहीं। अब बैंक में आ जाओ। बैंक में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7,000 था शायद, चेक करना, ठीक है। और मुझे एसेट बेचने के बाद पैसे कितने मिले थे, टू रियलाइजेशन कितने पैसे मिले थे मुझे, 2,62,000 मिला था, यस और नो। मैंने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की थी, बाय रियलाइजेशन। यहां पे लिखना है ये पैसा आया कहां से था, एसेट रियलाइज, ठीक है। यहां लिखेंगे लाइबिलिटी पेड, कितना था 1900, और बाय रियलाइजेशन 1200, ये भी तो पे किया था मैंने, ये एक्सपेंस पेड, यही था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था बस। अब देखो बस ध्यान से, इन दोनों अकाउंट को साथ खत्म करते हैं और सबसे लास्ट में हमने क्लोज कौन सा करना है, बैंक, ठीक है। देखना कैसे, मेरा क्लोजिंग बैलेंस बी का निकालो, कितना आ रहा है, 3520 आ रहा है। अब मैं यहां पे टू बैलेंस सीडी लिख के क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसको पेमेंट करके खत्म करेंगे। तो टू बैंक कितना 93520, इसको इतना ही पेमेंट करनी है मुझे, क्लोजिंग बैलेंस इतना ही आ रहा है 93520। इसका क्लोजिंग कितना आ रहा है 155,280, तो इसको भी 155,280 पे करके खत्म करें। अब यही दोनों बैलेंस मेरे इस अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा, यस और नो, बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 935, चेक कर लो ऑटोमेटिकली कैश मैच है, चेक करें। आओ इस साइड कितना आ रहा है 2,69,000 आ रहा है, तो इधर भी इतना ही आएगा, चेक करते हैं। 19 और 20 175, 175 और 90 265, 265 और 3 265 और 3 268, 520 और 280 का टोटल करो कितना हो रहा है 800, और प्लस 200 900, 2,69,000, चेक कर लो बस। दिस इज हाउ वी विल क्लोज आवर डिसोल्यूशन कंप्लीटली बाय मेकिंग ऑल द अकाउंट्स। बस इससे ज्यादा कुछ बनना ही नहीं है। दिस was the complete dissolution.